जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अभी आप लोग का नेवी एमआर का आज से हम क्या करने जा रहे हैं, साइंस का प्रैक्टिस सेट शुरू करवा रहे हैं। साइंस हो, जीके हो, मैथ है, तीनों का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। क्योंकि आप लोग का कमेंट आया था, आप देख रहे इतना सारे भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्या कीजिए, हमारा प्रिपरेशन करा दीजिए। तो अब जो आपका टाइमिंग बचा 1 से 1.5 महीने के अंदर आप जितना भी हम सेट करवाएंगे, साइंस का पर डे एक सेट रहेगा, जीके का रहेगा, मैथ का रहेगा। सारा मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 12-13 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और इस क्वेश्चन मैं भी पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं जो भी यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सारा डिटेल में करूंगा। और अगर आपको इसी का नोट्स चाहिए तो मैं अपने लिंक डाल दूंगा, लिंक उसका डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें मेरा खुद का लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा, बाइलिंगुअल में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट कॉजेज मलेरिया। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक एजेंट मलेरिया का कारण बनता है। मतलब इन चारों ऑप्शन में किस कारण हमारा मलेरिया उत्पन्न होता है, किसी इंसान को मलेरिया कैसे होता है। तो वो एक छोटा प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, छोटा प्रोटोजोआ, इसको याद रखिएगा। एक प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया होती है उसके कारण। और ये क्या होता है, जो संक्रमित मच्छर होते हैं ना, उसके काटने से होता है। उस मच्छर का नाम क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर। इस मच्छर के काटने से हमारा ये चीज फैलता है, जो संक्रमित होते हैं। और इसका पहचान, अगर किसी को मलेरिया हो चुका है, पहचान क्या होगा, तो उसको सिर दर्द देगा, उल्टियां आएंगी और थोड़ा बुखार होगा। इस टाइप से उनका लक्षण है पहचानने का। तो आपसे पूछा जाएगा मलेरिया किस कारण होता है, तो ऑप्शन फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। तो आपको याद रखना होगा जो मलेरिया हमारा वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और पूछा जाए किस मच्छर के कारण, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण और प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के नामक कारण। और ये किस पे इफेक्ट करता है, तो हमारे आरबीसी पे इफेक्ट करता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उस पे इफेक्ट करता है। ये था पहला क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The disease scurvy occurs because of the lack of which of the following vitamin in human body। स्कर्वी रोग मानव शरीर में निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। हर एक विटामिन की कमी के कारण कुछ ना कुछ रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी कारण आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, रेटिनोल, उसके कमी कारण रतौंधी होता है। उसी तरह विटामिन बी1 कमी कारण थायमिन, उसका केमिकल नाम है थायमिन। बहुत सारे सब विटामिन के कमी कारण कुछ ना कुछ रोग होते हैं। इसी तरह जो स्कर्वी हमारा रोग है, स्कर्वी जनरली आप लोग को जिससे मसूड़े फूल जाते हैं, दांत गिरना शुरू हो जाता है, मसूड़े से खून आना शुरू हो जाते हैं, वो विटामिन सी की कमी कारण होता है। किसके कमी कारण होता है, विटामिन सी की कमी कारण होता है। इसको याद रखिएगा। Who coined the term रेडियो एक्टिविटी सब किसने कहा था, किसने गढ़ा था, ये भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है मैरी क्यूरी, नील्स बोर, रिचर्ड फेनमान, मार्केलो मेल्फिग। तो जो यहाँ पर रेडियो धर्मिता है, इसका शब्द आपको मैरी क्यूरी, जो अपने पति के साथ मिलकर, क्यूरी के साथ मिलकर ये काम की थी, जिसमें यह रेडियो धर्मिता का नाम इसने गढ़ा था। और मैरी क्यूरी के बारे में जान ले तो मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 1911 और 1930 में मिला गया था। 2 बार मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये आपका रेडियो धर्मिता शब्द की खोज की थी, मतलब कहा था रेडियो धर्मिता शब्द के बारे में। तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किसने जीवाणु की खोज की थी। तो आपको पता है जीवाणु का खोज, जो बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया था। जैसे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक के बारे में जान लीजिए। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, तो जो हमारा कोशिका होता है, जो सेल होता है, उसका खोज किया था 1665 ईस्वी में। तो हमारा क्वेश्चन था बैक्टीरिया खोज किसने किया था, तो बैक्टीरिया खोज टोनी वान लियोनहोक ने बैक्टीरिया का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। लुइस पास्चर रेबीज के टीके खोज किया था। मार्कोनी भी कुछ चीज का खोज किए होंगे, लेकिन ये सब चीज आप जानिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग एंड इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल व्हाट हैपेंस। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, स्टार्ट कर दे मूविंग, चाहे हम ही स्टार्ट कर दिए, चाहे आप ही स्टार्ट कर दिए, चाहे कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया मूव करना, और फ्रिक्शन सारा खत्म कर दे, हम फ्रिक्शन क्या कर दे, सारा खत्म हो जाए और फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या बॉडी चल पाएगा, मतलब बॉडी कभी रुक पाएगा, वो बोल रहा हूं मैं, बॉडी कभी रुक पाएगा। क्योंकि बॉडी को रोकने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमको कोई अपोजिट फोर्स चाहिए, जो हमारा कौन अपोज करता है, फ्रिक्शन करता है।
तो कहा गया क्वेश्चन में, अगर एक कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दे, एंड इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, और वहां कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप, द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इमीडिएटली, द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्लाइंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही होगा। क्यों? द ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप, ऑब्जेक्ट कभी भी, जो भी वस्तु है कभी भी नहीं रुक सकती है। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे भाई और जितने भी हमारे जो भी भाई बोल सकते हैं, क्या वो कर रहे थे, कमेंट कर रहे हैं कि सर या भैया मुझे ये बताइए कि मेरा इतना % है, मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं। तो फ्रेंड, मेरे भाई, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, और मैंने कटअप पे वीडियो भी बना दिया, और ये कटअप एक्सपेक्टेड कटअप है, कोई भी आपको सही नहीं बता सकता। मैं रहूं या कोई भी अदर यूट्यूबर रहे, कोई नहीं बता सकता आपको सही। ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित किया गया, अनुमान लगाया गया कि आपके इतना और इतना के बीच में है, तो आप सेफ जोन पर आप बिंदास होकर तैयारी कीजिए। और जिनको लगता है कि हम अभी बॉर्डर पे या पिक पे पहुंच चुके, मेरा कटअप मेरा % इतना है, तो डोंट वरी, आप भी तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई है आपका। तैयारी करने से या पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ लीजिए तो आपको नुकसान है, कहीं फायदा नहीं करेगा। अरे यार, ये पढ़ाई चीज है, आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है, नेवी का एग्जाम है, या बहुत सारे कंपटीशन है। क्यों इतना जल्दी हार मानते हो आप लोग? मत करो ऐसा कि नहीं मेरा ये है, मेरा इतना % है, मेरा नहीं होगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे कुछ नहीं करने से होगा भाई, तैयारी करो, सब होगा, आप ही का होगा और किसी का नहीं। बस आप तैयारी मेहनत करो ना, ईमानदारी से, लगन से। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपसे नहीं होगा, आप बस बिंदास होकर तैयारी करो मेरे भाई। मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आपके लिए मैं दिन रात एक करने वाला हूं। जिस भाई को डर एकदम नहीं है कि मेरा इतना % है, एकदम मेरा आ ही जाएगा एडमिट कार्ड, तो भाई मेरे बिंदास होकर एकदम ईमानदारी से 1 से 1.5 महीना एकदम जी जान लगा दो। चलिए अब देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी यूज्ड इन मोबाइल एंड स्मार्टफोन मेड अप ऑफ। जो भी बैटरी हमारे मोबाइल और स्मार्टफोन में यूज होते हैं, वो किस चीज से बने होते हैं? ड्राई सेल का होते हैं, मरकरी सेल का होते हैं, लिथियम आयन बैटरी होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है, वो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर होते हैं उसमें यूज होता है। और हमारा जो ड्राई सेल हो गया, जैसे ड्राई सेल हमारा आपका क्या बोल सकते हैं, ड्राई सेल आपका फ्लैश लाइट के लिए यूज होता है, रेडियो में यूज हो सकता है। और जो हमारा मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल घड़ी में, कैलकुलेटर में, इस टाइप से इसका मरकरी सेल का यूज होता है। बचे कौन? आपका लिथियम आयन बैटरी। जो लिथियम आयन बैटरी है, ये हमारे स्मार्टफोन, मोबाइल फोन में यूज होते हैं। क्यों होते हैं यूज? क्योंकि ये रिचार्जेबल होते हैं, इसको हम चार्ज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और मोबाइल फोन में यही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉस्फोरस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस इज। कौन सा फॉस्फोरस, हमारे जो माचिस होते हैं, माचिस का तिल्ली में कौन सा फॉस्फोरस यूज करते हैं हम लोग? तो उसमें हम लोग यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस। अब कुछ लोग ये मत डिफाइन कर लीजिएगा कि उसका कलर रेड होता है तो रेड फॉस्फोरस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेड फॉस्फोरस का बारे में जान लेते हैं। रेड फॉस्फोरस क्या होता है? ये गंधहीन होता है, कोई इसका गंध नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, गंधहीन होता। दूसरी बात, इसका क्या होता है, ये जहरीला नहीं होता। देखिए कभी क्या होता है, कोई बच्चे मतलब गलती से क्या होता है उसको मुंह में ले ले, तो इसलिए इसको जो बनावटी होता है ये जहरीला नहीं होता और गंधहीन होता है। तो माचिस में जो भी यूज होता है, कौन सा फॉस्फोरस होता है? रेड फॉस्फोरस यूज होता है। चलिए, जो क्वेश्चन हमारा, सोल टेस्टिंग फूड इज इन नेचर। जो हमारा खट्टा स्वाद भोजन, जितने भी खट्टे स्वाद में भोजन में जो कितने भी खट्टे स्वाद होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, अल्कलाइन। तो आपको पता ही चल रहा है कि अगर हम pH वैल्यू लिखते हैं, अगर 7 से कम जो हमारा pH वैल्यू होता है वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर, और 7 से जो अधिक होता है वो बेसिक इन नेचर। एसिडिक का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। बेसिक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। एसिडिक सोर इन नेचर, बेसिक आपका कड़वा होता है, मतलब बिटर कह सकते हो उसको। तो अब यहाँ बात हो रहा है कि भोजन प्राकृतिक में सौर का हिंदी खट्टा, खट्टा कौन होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक, पीएच वैल्यू आपको पता होगा कौन कौन से 7 से कम जितने भी हो गए, 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से कम आपका क्या हो गया, जितने भी हो गए वो एसिडिक हो जाएंगे, और 7 से अधिक क्या हो जाएंगे? आपके बेसिक हो जाएंगे। और बीच में जो आपका हो गया वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल। जो 7 होता है, जैसे पानी कैसा होता है? उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल होता है। द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज। जो कार्बन का अपरूप होता है वो क्या होता है? कोल होता है, काजल, चारकोल या ग्रेफाइट। तो कार्बन का अपरूप, इसको याद रखिएगा, जो कार्बन का अपरूप होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ईसीजी स्टैंड?
ईसीजी स्टैंड फॉर, ईसीजी क्या स्टैंड करता है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। और ईसीजी का प्रयोग कहाँ होता है, जिसे किसी का ईसीजी, जैसे हार्ट में कुछ फॉल्ट हो जाए, जो मतलब जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, वहां पर ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी आपका चेक होता है, अगर आप एयरफोर्स का मेडिकल में जाओगे तो वहां पर ईसीजी चेक होता है, आपको लेटा दिया जाएगा बेड पर और वहां पर ईसीजी चेक किया जाता है। एक और इसमें 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ईईजी क्या होता है और एमआरआई क्या होता है, इसके बारे में भी आपका होमवर्क है, इस चीज के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। Which of the following is a universal recipient of blood? जो रिसेप्टर होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर हमारा ब्लड का कौन सा ग्रुप होता है, ब्लड का बेसिकली ग्रुप आपको पता ही है। तो यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है, जो सर्वग्राही, जो सबसे ले सकता है, तो वो कौन होता है, वो होता है आपका एबी होता है, एक सर्वदाता भी होता है, यूनिवर्सल डोनर। वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, इसको भी याद रखें, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, कौन है, एबी। एबी सभी से जितने भी ब्लड ग्रुप है उन सभी से एबी क्या हो सकता है, ब्लड ले सकता है। लेकिन ऐसा कौन है जो सबको दे सकता है, तो है आपका यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो आपका है ये यूनिवर्सल डोनर, इस चीज को भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इसमें भी पूछ देगा यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम इज, सोडियम ऐसे ही पता चल रहा है सोडियम क्या, आपको पीरियोडिक टेबल पता ही होगा। तो सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। सोडियम क्या, ना ही कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है कि द मिक्सचर ऑफ 2 and more एलिमेंट दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो कंपाउंड भी नहीं है, मिक्सचर भी नहीं है, गैस भी नहीं है, सोडियम तो गैस भी नहीं भैया, तो क्या है, एलिमेंट है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na, और ये 11 होता है और ये हाईली रिएक्टिव भी होता है। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, ये एटॉमिक नंबर हो गया आपका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बोले तो 22 लगभग होता है एटॉमिक मास इसका। तो ये आपके मैं टारगेट क्या क्या रखा हूं, आपके जो 25 2 पेपर है, एक में आपका मैथ और एक साइंस, और एक सेक्शन में आपका जनरल नॉलेज है। तो ये 25 जो मैथ और साइंस का सेक्शन है, इसमें हम साइंस का 12 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं और मैथ का 13 क्वेश्चन। इस टाइप से हम सीरीज जो सेट चला रहे हैं, और ये सेट पर डे आपको मिलेगा, जिसमें हर एक सेट में आपका साइंस का 12 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहेंगे आपके लिए। और इन सारे क्वेश्चन को मैं अभी डिटेल में समझाया हूं, इनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको विदाउट डिटेल में मिलेगा, सिर्फ आपको आंसर मिलेगा और क्वेश्चन और बाइलिंगुअल में मिलेगा। तो आप वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन को एकदम ईमानदारी से, क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, अब जितने भी टाइम 1 से 1.5 महीना आप पूरा बिंदास होकर तैयारी कीजिए और एकदम जी जान लगा दीजिए। आपको सिलेक्शन लेना पता है, एक कहानी बताता हूं मैं, 1 मिनट आप लोग सुनिएगा ध्यान से इसको। अभी हाल ही में मैं जिस स्कूल से पास आउट हूं, उस स्कूल में हमारे 2 जूनियर भाई थे, जो भी हमारे 2 जूनियर भाई थे, उनका भी सिलेक्शन अभी पता ही आपको, SSR डबल का एग्जाम हुआ, उसमें एक का SSR और एक का डबल MA हुआ। इसमें भी आपका परसेंटेज उठाया गया था, ठीक है मानते हैं, तो उनका भी परसेंटेज अच्छा था 12th में। तो इन दोनों भाइयों का अभी सिलेक्शन हो चुका, मतलब ये उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मेडिकल आपका रिटर्न भी हो गया और एग्जाम भी फिजिकल वगैरह सब पास कर चुके हैं। तो ये भी मेहनत किए हैं, आप भी मेहनत कीजिए। अरे अभी ये मत सोचिए कि आपका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा वो जरूर आएगा, आना होगा जरूर आएगा, वो सब मत देखिए कि आना है क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तैयारी तो कीजिए, पहले तैयार हैं ही नहीं और जाने के लिए छटपटा रहे हैं, तो पहले तैयार हो लीजिए अच्छे से। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको पूरा फिजिकल हो गया, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे मैथ का हो, जीके का हो या साइंस का हो, सब प्रोवाइड करूंगा। मतलब एकदम आपके लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा पूरा एकदम खड़ा हूं आपके लिए। तो आप क्यों बैठ रहे हैं, आप भी तो मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।